बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Autumn 2024. Question number 7. The requirements are based on financial statement for the year ended 30th June 2024 provided above. Calculate PL's ratio in comparison with benchmark ratios. मतलब benchmark ratios given है, उनके कंपैरिजन में पीएल्स की रेशोज हम लोगों ने कैलकुलेट करके देनी है और सिंपली उन रेशोज की कैलकुलेशंस के हमें 9 मार्क्स मिल जाने हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ईच मैनेजमेंट डिसीजंस। अब मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हुए हैं, हर मैनेजमेंट डिसीजंस के इफेक्ट्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है ऑन पीएल्स रेशोज, indicating whether these actions help or adversely affect the attainment of the बेंचमार्क। उस बेंचमार्क को अटेन करने के लिए जो मैनेजमेंट डिसीजंस ले रही है वो डिसीजंस हमारी रेशोज में हेल्प कर रहे हैं या एडवर्सली उनका इफेक्ट जा रहा है, उसको हम लोगों ने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो पहला काम कैलकुलेशन से रेलिवेंट है। अब हम लोग गए और अपने पास इस क्वेश्चन को पढ़ा कि क्या कुछ गिवन है। कहते हैं PL's growing company in the home appliances industry has provided the following summarized financial statements. Statement of financial position as at 30 June 2024. उसमें property, plant, equipment, inventory, trade receivables, cash and bank balances, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के पोर्शन में शेयर कैपिटल मौजूद है, शेयर प्रीमियम मौजूद है, रिटेन अर्निंग्स हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनमें 20% रिडीमेबल है एंड 10% इररिडीमेबल। ये 20 और 10% उनका डिविडेंड की वैल्यूज होती हैं। अगर ये मेरे पास रिडीमेबल है तो ये 20% इंटरेस्ट, टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू पर 20% इंटरेस्ट, और इररिडीमेबल है तो टोटल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू का 10% मैंने उसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज मौजूद हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट गिवन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं डिटेल्स ऑफ ordinary shares issued during the year are as follows. On 1st December 2023, PL issued 20% right share at par value. The share price immediately before the issue was rupees 32. On 1st March 2024, PL issued 3.5 million shares at market value. PL did not declare dividend to preference shareholders during the year. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये बात तो थी कि ये इररिडीमेबल है, लेकिन ये तो नहीं, ये देखो ये क्या बताया हुआ है यहाँ पर, कौन से हैं। तो हमें तो इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है कि उसने डिक्लेयर किया या नहीं किया, हर हाल में आना था इनका प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर पोटेंशियल बायर has expressed interest in acquiring 100% shareholding of PLs, contingent upon PLs achieving the following benchmark ratios based on financial statement for the year ended 30 June 2000। अभी हम लोग बात 2024 की कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई तो हमें एक बायर मिला जो हमारी पूरी कंपनी को खरीदना चाहता है, लेकिन उसने कहा मैं 100% इक्विटी उस टाइम पर आपसे परचेज करूंगा जब नेक्स्ट ईयर में ये बेंचमार्क हैं जो आप लोग अचीव करो। और वो बेंचमार्क क्या है, उसने कहा है कि जो आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हों उनमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट 30% हो, नेट प्रॉफिट 10%, रिटर्न ऑन एसिड 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, गियरिंग रेशोज 40 to 60 होनी चाहिए,
जबकि एसिड टर्नओवर इन टाइम्स 1.3 का हो, बेसिक अर्निंग पर शेयर्स 2 की होनी चाहिए। ये बेंचमार्क हैं जो नेक्स्ट ईयर में हमने अटेन करने हैं। अब इनको अटेन करने के लिए सबसे पहली बात, हमने सेम यही रेशोज कैलकुलेट करनी है फॉर करंट ईयर। क्या हम लोग देख सकें कि हम कितना पीछे हैं, क्या इसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और अगर नहीं कर पा रहे तो हम लोग इसको अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स लें, क्या हम लोग नेक्स्ट ईयर तक इन बेंचमार्क्स को अचीव कर सकें। अब मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है। मैनेजमेंट ने क्या कहा, कहते हैं टू अचीव द बेंचमार्क मैनेजमेंट ऑफ पीएल हैज मेड द फॉलोइंग डिसीजन। ये वो डिसीजंस हैं जिनके बारे में हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। अब ये 3 डिसीजंस हैं, तो तीनों के बारे में अलग अलग से हम बताएंगे। क्या कहते हैं, परचेजेस फ्रॉम अ मेजर सप्लाई। अब ये उनका डिसीजन है, कहते हैं जो हमारे मेजर सप्लायर्स हैं ना, हम उनसे जो परचेजेस करेंगे वो अब कैश पर करेंगे ताकि हम उनसे डिस्काउंट्स अवेल कर सकें, नॉट अवेलेबल ऑन, जो कि हमें क्रेडिट परचेजेस पर नहीं मिलता था। द इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल डिमांड विल बी मेट। कहते हैं ये जो वर्किंग कैपिटल की डिमांड है उसको हमने मीट करना है। कैसे? एक्वायरिंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेंगे ताकि वर्किंग कैपिटल की डिमांड को अचीव किया जा सके। And the saving from the discounts are expected to exceed the interest on the, और ये ओवरड्राफ्ट के ऊपर हम जितना इंटरेस्ट देंगे इससे ये इंटरेस्ट हमें कम पड़ेगा, जबकि उससे जो हमें सेविंग हो रही है वो ज्यादा बढ़ जानी है। हमें सेविंग ज्यादा हो जानी है जबकि इस बोरिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कम, मतलब हमारे बेनिफिशियल में जाएगा। फिर क्या हुआ, कहते हैं अ फर्दर इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पहले भी हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हम मजीद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देंगे। विल बी मेड टू फाइनेंस द इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर सिस्टम, ताकि हम लोग एक सोलर सिस्टम परचेज कर सकें एट ऑफिस प्रेमिसेस। सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो जब सोलर सिस्टम आ जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेव हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड टू एक्सीड the dividend payment on these preference share and depreciation on the, अब सोलर सिस्टम ने डेप्रिशिएट भी होना है, वो फाइनेंस करवाया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है। तो कहते हैं अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट को एडअप करते हैं तो जो हमें बेनिफिट हो रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी में, वो बेनिफिट ज्यादा है। तो मतलब ये हमारी फेवर में बात जाएगी कि हमें ऐसा कोई स्टेप ले लेना चाहिए। नेक्स्ट देखें, कहते हैं अ रिवैल्यूएशन पॉलिसी for property, plant and will be adopted to reflect the increase in their fair value in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी वैल्यूज को ज्यादा शो कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, अब पहला काम क्या था, कैलकुलेशन। सिंपली आप लोगों ने जाना था और अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये रेशोज फॉर पीएल कैलकुलेट कर लेनी थी। ऑलराइट, अच्छा तो फिर ये रेशोज कैसे हमारे पास कैलकुलेट होंगे, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 181 डिवाइडेड बाय 725 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है, 25%। आई होप कि आज आपको ये बात इस तरह से समझ आ जाएगी। क्लियर? नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो नेट प्रॉफिट के लिए 41 डिवाइडेड बाय 725, तो वैल्यू परसेंटेज में क्या आ गई मेरे पास, 5.7 कर लेते हैं परसेंट, 5.7%। नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन एसिड्स। हमेशा याद रखो जब रिटर्न ऑन एसिड की बात हो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो मतलब 41 प्लस 38 इज इक्वल टू 79, 79 डिवाइडेड बाय एसिड्स 742। मेरी बात समझ आ गई? तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 10.64%।
रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, और वो कितना, 41 डिवाइडेड बाय, हाँ जी बताएं, इक्विटी। तो इक्विटी का बैलेंस कितना आएगा जी, 215 95 35 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 41 में से ये माइनस ना कर दें इसका डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है ना जी, आप माइनस माइनस करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनका डिविडेंड आपने माइनस कर देना, और ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ना, ये रिटर्न ऑन बेसिकली ऑर्डिनरी इक्विटी होता है। ओके, तो उसके लिए हम सिर्फ इन तीन चीजों को ऐड करेंगे, और हम फिर 41 नहीं लेंगे, 41 में से 14 माइनस कर देंगे, 140 का 10%। तो 41 में से 14 माइनस किया, रिजल्ट आ गया 27। 27 डिवाइडेड बाय, इसका टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 7 अच्छा, इसी तरह गियरिंग रेशो क्या होती है, गियरिंग रेशो नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी नॉन करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लोन्स ये भी नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल नॉन करंट लायबिलिटी कितनी बन गई, 130 प्लस 45 175 न्यूमरेटर बनेगा, और डिवाइडेड बाय 742 में से 82 माइनस कर दो, करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए। 742 में से 82 गया 660, तो वैल्यू 175 डिवाइडेड बाय 660, 26% तो मतलब जब आपने सॉल्व किया मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो तो परसेंटेज ही बन गया है ना जी। एसिड टर्नओवर इन टाइम्स, एसिड टर्नओवर इन टाइम्स, तो हम लोग क्या किया करते हैं इसके लिए, एसिड टर्नओवर इन टाइम्स, टर्नओवर सेल्स 725 डिवाइडेड बाय एसिड्स की वैल्यू 742, तो वैल्यू क्या बन गई, फार्मूलाज याद है ना आपको, सेल्स डिवाइडेड बाय एसिड्स, तो वैल्यू क्या बन गई 725 डिवाइडेड बाय 742। या ये मेरे कहीं ऐसे नॉन करंट एसिड तो नहीं आ रहे जी, 390 plus 140 plus 130 डेट प्लस इक्विटी नहीं करते ऐसे टर्नओवर कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी सॉरी, हाँ ऐसे ही है, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स हमारे पास आ गई 725 की, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 660, 660 टोटल में से कुछ करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो 660, तो 725 डिवाइडेड बाय 660 इज इक्वल टू 1.1, जबकि होना 1.3 चाहिए था। अच्छा, अब आ गया बेसिक अर्निंग पर शेयर। देखो ईपीएस में आपको रिवाइज करवा चुका हूं, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आप मुझे बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर, बेसिक ईपीएस आपने, ये बस डाटा इतना ही है जितना आपको सामने नजर आ रहा है बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए। तो जल्दी से मुझे बताएं कि हमारे पास बेसिक ईपीएस की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, अब जब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली इसमें रिवर्स कैलकुलेशन थी। तो ये ईपीएस से रेलिवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यूज आप लोगों को गिवन है ना, ये तो इसके क्लोजिंग शेयर कैपिटल की वैल्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग शेयर कैपिटल है।
और क्लोजिंग शेयर कैपिटल देखें तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10 रुपीज। मुझे नंबर ऑफ शेयर से गर्ज है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड कंपनी के पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो टोटल 21.5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब यहां पर देखें ना, तो ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स की पहले बात करें तो 21.5 कब, 30th जून 2024। ओके, जबकि मुझे तो ओपनिंग चाहिए। अब क्या करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। क्या कुछ हुआ, पहला इवेंट क्या हुआ, कहते हैं 1 दिसंबर को 20% राइट शेयर्स एट पार वैल्यू, 20% right shares at par value. The share price immediately before the issue was rupees 32। तो ऐसा नहीं है जैसे राइट इशू हुआ है, बता दिया उसने 20% राइट इशू है। ओके, अच्छा फिर ये ओपनिंग क्या 20% आया होगा, ये जो 20% है, ये 20% ओपनिंग का 20% है। मेरे पास तो ओपनिंग नहीं है, तो 20% मैं कहां से फाइंड करूं। ओके, अच्छा फिर देखते हैं दूसरा इवेंट क्या हुआ। साल का पहला इवेंट यही हुआ था 1 दिसंबर को। दूसरा इवेंट क्या हुआ, कहते हैं 1 मई 2024 को आपने इशू किए 3.5 मिलियन शेयर्स एट मार्केट वैल्यू। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए, मतलब ये जो शेयर्स हैं 3.5 मिलियन, ये 3.5 मिलियन इधर शामिल हैं 21.5 में, 3.5 मिलियन 21.5 में शामिल हैं। तो ये इशू करने से पहले मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 18 मिलियन थे। ये इशू करने, रिवर्स कैलकुलेशन, ये इशू करने से पहले मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 18। अब ये जो 18 है ना, ये आफ्टर 20% राइट शेयर हैं। मतलब अगर ओरिजिनल 100 शेयर्स थे, 20% का इंक्रीज, तो ये जो क्लोजिंग है ये कितने परसेंट है, 120%। अब आपने क्या करना है, 18 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 15, और 15 का 20%, 3, ये नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं आपके पास। 15 ओपनिंग, 3 मिलियन राइट शेयर्स, टोटल हो गए 18, फिर उस पर 3.5 मिलियन आपने इशू किए। एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 21.5। ये बात क्लियर। अब आ जाओ टाइम फ्रैक्शन। टाइम फ्रैक्शन के लिए देखो, ओपनिंग 1 जुलाई, 3 मिलियन इंक्रीज करें 1 दिसंबर, तो कितने मंथ्स, 5/12। ऑल राइट, फिर 18 1 दिसंबर से नेक्स्ट जो नंबर ऑफ शेयर इशू किया वो 1 मई को है, तो फॉर 5/12। और ये जो 21.5 है, ये 1 मई से 30 जून, फॉर 2 मंथ्स। तो देखो 12 महीने पूरे हो नहीं गए, हो गए ना। अब आएगा एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर की बात करें तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, देखिए भाई इश्यूएंस ऑफ शेयर एट, इसका कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं होता, तो 3.5 मिलियन का कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं। लेकिन अगर बात करें राइट इशू बिलो मार्केट प्राइस, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर है, और इसका एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, कम राइट प्राइस divided by theoretical X right price, and the theoretical X right price is number of shares before right issue multiplied by market value plus right shares multiplied by exercise price divided by total number of shares। ये है theoretical X right price which is equal to 28.33। अब यहां से आपने इस तरह से ये कैलकुलेट कर देने, 7.06,
7 पॉइंट five, एंड 3.58, और इन सबको ऐड कर लें 18.14, 18.14 14, कैसे 18.68. 18.1 राउंड ऑफ कर दिया मैंने टोटली वैल्यू 18.14 ही बन रहा है वैसे भी 14 जी। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का पता चल गया आपको। अब आपको चाहिए अर्निंग्स। अर्निंग्स कैसे आएंगी 41 लेस 14 तो अर्निंग्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 27 बाय 18 पॉइंट तो वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट ये है बेसिक ईपीएस। इसकी मदद से आपने रिवर्स कैलकुलेशन करना भी सीख लिया। किसी को इशू जी। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखें 25% ही फाइंड किया था। ये प्रॉपर सोल्यूशन क्या आप लोगों ने सोल्यूशन ऐसे बना के देना है रेशो का नेम उसका फार्मूला वैल्यूज पुट की और उसकी वैल्यू फाइंड करके दे दी। तो ये बेस्ट वे है कि आप रेशो का बेहतरीन सोल्यूशन दे रहे हो 5.7 10.64 7.82 हमने ऐसे ही फाइंड किए थे ना ये सारी वैल्यूज। गियरिंग रेशो ये आ गई 1.1 टाइम्स सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 9 मार्क्स थे तो आप फार्मूलाज भी लिखोगे फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करोगे उसके बाद आप लोगों ने उसका आंसर करना है। मार्क्स अच्छे खासे हैं तो सोल्यूशन वैसा ही होना चाहिए जी। अब आते हैं पार्ट बी पर और पार्ट बी हमारे पास क्या था ब्रीफली एक्सप्लेन करना था मैनेजमेंट्स के डिसीजंस को। पहला डिसीजन देखते हैं। अब जरा आपने अपने माइंड से जरा सोचना है क्या कहते हैं। कहते हैं पहले मैं क्रेडिट परचेजेज लेता था। जब क्रेडिट परचेजेज करता था तो लाजमी बात है करंट लायबिलिटीज की वैल्यू भी ज्यादा थी क्रेडिट परचेजेज करने की वजह से। दूसरी बात उस पे डिस्काउंट भी नहीं मिलता था। अब क्या है वो कहता है कि अब मैंने कैश परचेजेज करनी है जिस पर मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमने कहा कि अगर तुमने डिस्काउंट ले लिया तो आपको पता है डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनता है डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट के रिसीव करने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी और आप लोगों का जो प्रॉफिट है जब ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज। जब नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है रिटर्न ऑन एसेट इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज। मतलब जब प्रॉफिट इंक्रीज हो गए तो सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज इंक्रीज कर जाएंगी। क्या ख्याल है ऑलराइट। अच्छा फिर उसने क्या कहा कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिमांड को मीट करने के लिए हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लेगा लायबिलिटी में इंक्रीज आ जाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट लेने की वजह से लायबिलिटी में इंक्रीज आ जाना है और उसकी वजह से अगर लायबिलिटी में तो गियरिंग रेशो हमारे पास क्या होती थी गियरिंग रेशो नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो बेसिकली ये तो करंट लायबिलिटी का पार्ट बन रहा है इसका नॉन करंट लायबिलिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। फिर नेक्स्ट वन इज सेविंग फ्रॉम द डिस्काउंट्स आर एक्सपेक्टेड एक्सीड इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग कहेंगे कि अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो इस डिसीजन की वजह से आपकी ये जितनी भी रेशोज हैं ये वाली सारी ये सारी की सारी इंक्रीज हो जाएंगी। जब आपका रिटर्न इंक्रीज हो गया प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो आपकी बेसिक अर्निंग पर शेयर्स भी इंक्रीज कर जाएंगी। ओके हो गई अब बात अच्छा ये देखें सॉल्यूशन क्या है रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड will increase profit leading to an improvement in basic EPS, gross profit margin, net profit margin, return on asset and return on equity. Currently, these ratios are below the benchmark, so the resulting increase will support the attainment of the benchmark. मतलब हम लोग उसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी फेवर में जाएगा ये तुम्हारी बेंचमार्क को अटेन करने में तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए। बात समझ आ गई सबको। नेक्स्ट वन इज अगला पॉइंट अगला उसका डिसीजन कहता है मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा।
तो जैसे उसने कहा ना कि भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, तो हम लोगों ने सोचा कि नॉन करंट लायबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो इंटरेस्ट भी पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा तो प्रॉफिट वहां से डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये सारी रेशियोज डिक्रीज हो जाएंगी उसकी वजह से। फिर देखो क्यों करेगा, विल बी मेड टू फाइनेंस द इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर सिस्टम एट द ऑफिस प्रेमिसेस। उसने सोलर सिस्टम लगवाना है, जब सोलर सिस्टम लगवाएगा तो नॉन करंट एसिड इंक्रीज, नॉन करंट एसिड्स इंक्रीज, सोलर सिस्टम लगवाएगा तो उसको डेप्रिशिएट भी करेगा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना पड़ेगा, और उसने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता था एज कंपेयर टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, तो बेसिकली उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। तो जब प्रॉफिट इंक्रीज किया है, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इंक्रीज कर जाएंगे, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इंक्रीज कर जाएंगी। और फिर देखें यहां पर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और इस तरह का सिस्टम। अब इसका सोल्यूशन कहते हैं रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लाजिम बात है वो नहीं बेयर करनी पड़ेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, विल इंक्रीज प्रॉफिट रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज और इन नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में भी इंक्रीज है, इंक्रीज इन प्रॉफिट विल इंप्रूव बेसिक ईपीएस, सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और ये हेल्प करेगा टू अटेन द बेंचमार्क। हाउएवर द इंक्रीज इन गियरिंग रेशियो, क्योंकि अब नॉन करंट लायबिलिटी न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से गियरिंग रेशियो मे हिंडर द अटेनमेंट ऑफ द बेंचमार्क इफ इट एक्सीड्स 40% कट ऑफ। तो क्या यही नहीं था, ये देखो 40% कट, अगर इससे ज्यादा हो गई नॉन करंट लायबिलिटी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये बाकी सारी, ये जो डिसीजन है बाकी सारी रेशियोज को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कहता है कि इतना ख्याल रखना कि कहीं आप 40% से ज्यादा अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज ना अपना, इससे ज्यादा ना इशू कर। बात समझ आ गई है सबको? नेक्स्ट वन इज, कहते हैं रीवैल्यूएशन पॉलिसी अप्लाई करूंगा, तो जब रीवैल्यूएशन पॉलिसी अप्लाई करेगा तो नॉन करंट एसिड ज्यादा, ऐसा ही है ना? अच्छा, जब नॉन करंट एसिड ज्यादा और रिवैल्यूएशन अपवर्ड करेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो मतलब सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कम हो जाएंगी, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कम हो जाएंगे। तो ये उसकी फेवर में नहीं जा रहा डिसीजन। अब जरा देखो, कहते हैं द अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन विल डिक्रीज प्रॉफिट ड्यू टू हायर डेप्रिसिएशन एंड इंक्रीज इन एसेट्स एंड इक्विटी बैलेंसेस, दिस विल लीड टू अ डिक्रीज इन बेसिक ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन, return on asset, return on equity, asset turnover, which may hinder the attainment of the, तो ये हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट लेके आएगा। However, the decrease in gearing ratio will support the attainment of the, तो ये हो सकता है कि हमारे पास गियरिंग रेशियो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो ऐसा नहीं आई ना। और दूसरी बार रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी का पार्ट बनता है, जब इक्विटी का पार्ट बनेगा तो फिर हम करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करके जाए तो रिजल्टिंग रेशो डिक्रीज हो जाती है। ये बेनिफिट है कि गियरिंग रेशो कम हो जाएगी। ये हमारे पास सपोर्ट कर रहा है अटेनमेंट ऑफ द बेंचमार्क, और सिर्फ कौन सी रेशो के लिए, लेकिन इसकी वजह से बाकी सारी कम हो रही हैं। मेरे ख्याल से आपको बातें सही से समझ आ गई, और जितने हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं उन क्वेश्चन को बेस बनाकर आप इस रिजल्ट तक पहुंच गए हो कि आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। कर लेंगे आप लोग? चले, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, September 2024. Question number 9. Requirements are: prepare journal entries
to be recorded in the books of KL during the year ended 30th June 2000. During the year ended तो means that 1st July 2023 से 30th June 2024 तक की एंट्रीज, 1st जुलाई 2023 से पहले की कोई एंट्री नहीं। और इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि सिर्फ 30 जून 2024 की एंट्रीज, नहीं, ड्यूरिंग द ईयर। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 2023 से कोई भी इवेंट हुआ आप उसकी एंट्री बताओगे, वहां से 30 जून 2024 तक। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन कहते हैं शो ऑल नेसेसरी वर्किंग्स नरेशंस और वर्किंग हम लोग शो करेंगे। क्या क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लॉट एंड ऑफ खानगढ़ लिमिटेड केआर। अच्छा जी, अब यहां पर देखो ना, तो रिक्वायरमेंट पढ़ के नहीं पता चल रहा था कि जर्नल एंट्री किससे रेलिवेंट है, कि कौन सा पता नहीं चैप्टर उसने उठा के दिया है, नहीं पता चल रहा था। लेकिन जैसे ही यहां से क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो पता चला कि भाई ये तो किसकी बात कर रहा है, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और कितने नंबर का क्वेश्चन आ गया है? 16 नंबर का। अब अगर आप लोग देखो तो करंट अटेम्प्ट में उसने नोट्स पूछे थे, लेकिन जहां पर जर्नल एंट्रीज पूछ ली आपसे। ऑलराइट, अच्छा अब देखो, ऑन 1 जुलाई 2023, मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है, क्या हुआ कि एल रीवैल्यूड इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर द सेकंड टाइम, मतलब इससे पहले भी एक मरतबा हो चुका है। कहते हैं रिजल्टिंग इन, और फर्स्ट डे पर ही उसने आके रिवैल्यू कर दिया, रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 18 million. Before this revaluation, carrying amount was recorded at rupees 81 million. कैसे? Gross amount of rupees 90 million and accumulated appreciation of rupees 9 million. तो 90 minus 9 is equal to 81. This followed a previous revaluation on 1st July 2021, which had resulted in a revaluation loss of rupees, मतलब रीवैल्यूएशन के गिर्द सारा ये पॉइंट घूम रहे हैं, और उसकी मैंने जर्नल एंट्रीज बता देनी है। और कौन सा एसिड है मेरे पास? फिर ऑन 1 नवंबर 2023, मतलब ये भी ड्यूरिंग द पीरियड की बात है, क्या हुआ कि एल रिप्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स मशीन दैट अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ द मशीन्स टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का 30% था। न्यू पार्ट हैड अ प्राइस ऑफ रुपीज, however only rupees 22 million was paid as the old part was given in. This replacement extended the machine's life by additional year. तो यहां से पता चला कि ये जो हम लोगों ने रिप्लेसमेंट की है ये कैपिटलाइज हो जाएगी, यूजफुल लाइफ में इंक्रीज है। फिर ओरिजिनली मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज on 2021 and it had accumulated depreciation of at based on useful life of, ये इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड कर दी हमें मशीन से रेलिवेंट। पहला एसेट फैक्ट्री बिल्डिंग, दूसरा एसेट मशीन। थर्ड वन, on 1st January 2024 KL sold for rupees and incurred a disposal cost of rupees. The value the vehicle has originally purchased on for rupees. The other information. KL accounts for revaluation using the net replacement value method and transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earning on an annual basis. All items of property, plant and equipment are subsequently measured using the cost model except for the, क्योंकि उसके ऊपर revaluation मॉडल, बाकी सब पे cost model. Depreciation is applied using the except for the which are depreciated using the at per annum. अब अगर यहां पे देखें तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो है नहीं, लेकिन जर्नल एंट्रीज हैं। और जर्नल एंट्रीज के हवाले से देखो तो मेरे पास 3 किस्म के एसेट्स हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स एंड व्हीकल।
और तीनों के लिए बेहतरीन एडजस्टमेंट्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फर्स्ट ट्राई खुद करो। आप सारे लोग इसकी फर्स्ट ट्राई खुद से करो, इस क्वेश्चन को समझो और जरा सॉल्व करो कि इसकी कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। किसी भी पॉइंट का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, हर पॉइंट इंडिपेंडेंट है। आपसे जो पॉइंट इजीली हो सकता है आप उस पॉइंट को पहले करो। तीन एसिड्स हैं, तीनों के लिए जर्नल एंट्रीज हैं। चलें शाबाश, ट्राई करें। चलिए, अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को, अब मैं आपके साथ इसकी डिस्कशन करता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों ने सिंपली जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड बतानी है। 16 मार्क्स हैं, बट अगर हम लोग इसको डिवाइड भी करें तो एटलीस्ट 5 5 मार्क्स तो दे जाने हैं उसने हर पॉइंट में से। फिर हर पॉइंट इंडिपेंडेंट पॉइंट है। मीन्स दैट अब ये नहीं जरूरी था कि मैंने पॉइंट 1 को ही पहले सॉल्व करना है। आपको को अगर पॉइंट 2 इजी लगता है आप पॉइंट 2 को कर लें, आपको पॉइंट 3 लग रहा है आप पॉइंट 3 को कर लें, आपको इसमें से पोर्शन लग रहे हैं आप पोर्शन कर लें। आपने मार्क्स लेने हैं। अब ऐसी सिचुएशन में भाई ये वाली हरकतें नहीं करनी कि आप लोगों ने फैक्ट्री बिल्डिंग की तो उसी को कंप्लीट करने बैठ कर, नहीं है कहीं ना कहीं मुश्किल आ जानी है। कोई बात नहीं, आप उस टाइम पे मशीन के ऊपर चले जाओ, वहां पे जाके देख लो भाई क्या कुछ होना है। अब हमने जैसे ही इस चीज को पढ़ा था तो आइडिया हो जाता है कि फॉर द ईयर मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग की जर्नल एंट्रीज अप्रोक्सीमेट कितनी बनने वाली हैं, मेरे पास मशीन से रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज कितनी बनने वाली हैं। आपने उसके लिए एज इट इज वो स्पेस खाली छोड़ दे। तो अब जब हम लोग इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जाएंगे, हम लोगों ने करना है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्वायरमेंट क्या थी? जर्नल एंट्रीज। अच्छा, वो कंपनी नेम लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा अगर इतना टाइम आप लोगों के पास मौजूद है। जर्नल, अच्छा जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट पॉइंट किस चीज से रेलिवेंट था? फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा, उसके अलावा अब आपने ना इसके लिए कुछ जरा स्पेस छोड़ देनी थी कि आप लोग इजीली 4 5 एंट्रीज वगैरह लिख सकें। और साथ में अगर आप देखें तो उसने आपसे खुद कहा है कि भाई वर्किंग नोट्स के ऊपर फोकस करना है आपने, मतलब आज उसने आपके वर्किंग नोट्स चेक करने हैं। दूसरी बात, नरेशंस वगैरह बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया एसेट? मशीन्स। हम यहाँ पर आएंगे थोड़ा इधर, सेकंड पॉइंट, और ये हमारे पास आ गई मशीन्स। एंड द थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, इतनी स्पेस इसके लिए छोड़ दें। और थर्ड पॉइंट में हमारे पास मौजूद हैं व्हीकल्स। ऑल राइट। अच्छा जी, अब देखते हैं इसके जरा सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग गए ना, देखो मैंने आपसे पहले कहा है कि भाई नॉलेज गेन किया जाता है हमेशा ड्यूरिंग द सेशन। जब आप एग्जाम में बैठे हो ना तब नॉलेज ना गेन करने बैठ जाना, तब मार्क्स गेन करनी है आप लोगों ने। और आपकी पहचान आपके मार्क्स की ही बेस पर होनी है। चाहे FR1 जितनी मर्जी आती है और 49 पल्ला ना करे रह गई तो मतलब आपको नहीं आती। और अगर यही 49 50 बन गए तो आप एक्सपर्ट हो FR1 में, बस इतनी सी देर है। तो आपने उस एक नंबर के लिए कोशिश करनी है कि कहीं वो नंबर, एक नंबर आपको फेल ना करा दे। बस वो एक नंबर हासिल करना है जो आपको पास करवा दे, बस। अब आप लोग देखो कि इस क्वेश्चन में 1 जुलाई को क्या हुआ, हम लोगों ने एसिड को रीवैल्यू किया। 1 जुलाई को एसिड को रीवैल्यू किया। रूल क्या होता है कि जिस दिन एसिड रीवैल्यू होता है टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल डाल दिया जाता है। पहली एंट्री यही है ना, तो आप जाओ, मैं बाद में देख लूं भाई कि भाई क्या वैल्यू है, लेकिन पहली एंट्री मेरे पास क्या आ जानी है? 1 जुलाई 23 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट, शाबाश, फैक्ट्री बिल्डिंग।
अकाउंट क्रेडिट। नरेशन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बतानी थी। एम आई राइट? अच्छा, फिर अगली बात जरा इसकी देखते हैं। अब देखें, आपके और मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में यही डिफरेंस होता है कि आप लोग पता नहीं कहाँ से जाके स्टार्ट करते हो, मेरा स्टार्ट कहीं और से होता है। ये रिवीजन कराने का मकसद ही यही था कि आपने चीजों को जरा फॉलो करना है कि हमने क्वेश्चन का स्टार्ट कहाँ से जाके लेना है। अब देखो, अगर इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ो तो उसने क्या कहा कि सेकंड टाइम रिवैल्यू करने जा रहा हूं, रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 18, कहते हैं जब सेकंड टाइम रिवैल्यू कर रहा हूं ना तो 18 मिलियन की अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। इट मींस दैट कि मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय अगली जर्नल एंट्री में। ये बात समझ आ गई? फिर क्या हुआ? अच्छा, मैं यहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड टाइम है। अब मुझे ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइम में क्या था। तो उसके मुताबिक अगर फर्स्ट टाइम में रिवैल्यूएशन था फिर तो कोई मसला ही नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस था तो इधर भी रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन अगर लॉस था तो मुझे देखना पड़ेगा कि लॉस बाकी कितना है, तो उस लॉस को कंपनसेट करूंगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे जाएगी। इसलिए इसका क्रेडिट पोर्शन नहीं लिख सकते। ओके, होगी बात? नेक्स्ट वन इज, अब देखिए बड़ी बेहतरीन आपके आए 16 की रिवीजन हो रही है ये। नेक्स्ट वन इज, कहते हैं इस रिवैल्यूएशन से पहले कैरिंग अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एट रुपीज, मतलब जिस दिन हम ये रीवैल्यू कर रहे हैं ना, जिस दिन ये रीवैल्यू कर रहे हैं उस दिन रीवैल्यूएशन से पहले मेरे एसिड्स की कैरिंग अमाउंट कितनी थी? और ये 81 कैसे बना? कहता है कि ग्रॉस अमाउंट ऑफ रुपीज, ग्रॉस अमाउंट तो वो होगी ना जो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट होगी, क्योंकि सेकंड टाइम रीवैल्यू होने जा रहा है। कॉस्ट तो नहीं होनी ये क्या होनी है? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता रहा है, ये डेप्रिसिएशन है जो लास्ट रीवैल्यूएशन से अब तक आए, जिसका मैंने रिवर्सल डालना है। फिर बात समझ आ रही है आपको सबको? तो जाकर यहां पे वैल्यू का पता चल गया कि ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 9। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल हमने ट्रांसफर कर दिया टू एसेट अकाउंट। ऑलराइट, ऑलराइट। Yes, sir. अच्छा, अब जरा बात सुनिएगा। इट मींस दैट 81 मिलियन की उसकी डब्ल्यूडीवी एट 1 जुलाई 2023 बिफोर रिवैल्यूएशन, और उस पर 18 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई। सरप्लस सारा है या नहीं है पता नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन अपवर्ड आ गई। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी 99 का हो गया है। Yes. कि उसकी अब जो करंट रीवैल्यूड अमाउंट है वो 99 है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो उसने डेप्रिशिएट होना है ना, वो 99 ने होना है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि उसने रिवैल्यूड अमाउंट तो नहीं बताई ना। तो रिवैल्यूड अमाउंट हमने खुद फाइंड कर लेनी थी। कैसे? जो कैरिंग अमाउंट है उसमें 18 का इजाफा कर दो, क्योंकि रिवैल्यूशन अपवर्ड थी। तो एसिड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। फिर देखो, कहते हैं द फॉलोइंग, दिस फॉलोड मीन इसकी बात कर रहा है। कहते हैं इस समय प्रीवियस जो रिवैल्यूएशन थी वो हमने कब की? 1 जुलाई 2021। आज कौन सी डेट पे मौजूद हूं? 1 जुलाई 23, मतलब पूरे 2 साल के बाद। पूरे 2 साल के बाद मैं अपनी एसिड को रिवैल्यू करने जा रहा हूं। ऑलराइट। अच्छा, फिर क्या हुआ? विच हैड रिजल्टेड इन अ रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ 12, और इससे मुझे 12 मिलियन का रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा। इससे मुझे 12 मिलियन का रिवै कब? 1 जुलाई 2021 को मुझे 12 मिलियन का रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था। मेरी बात समझ आ गई? Yes. तो ये 12 मिलियन, अब अगर हम लोग जाकर देखें तो ये 2 इयर्स
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो हमने डाला था वो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर भी तो हुआ होगा, ऐसा ही है ना। हमने ये देखना है कि हमारे पास रिमेनिंग कितनी वैल्यू मौजूद है, रिमेनिंग कितनी वैल्यू मौजूद है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा। लाइफ तो इसने कहीं बताई ही नहीं है, इसने डेटा परचेज भी नहीं बताई, इसने कॉस्ट ऑफ एसिड भी नहीं बताई, इनिशियली उसकी कॉस्ट ऑफ एसिड क्या थी, ऐसा ही है ना। अब देखो कॉस्ट ऑफ एसिड का तो पता चल सकता है, कैसे? 90 उसकी लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट है और उस पर हमें 12 का लॉस है, तो 90 और 12 का लॉस के बाद वैल्यू कितनी थी? 102, लेकिन वो उसकी कॉस्ट नहीं थी, उसकी कैरिंग अमाउंट थी। क्योंकि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस फाइंड करते हैं वो हमेशा कैरिंग अमाउंट पर, तो वो 102 तो उसकी कैरिंग अमाउंट थी, जिसको हम 90 पर लेकर आए, 12 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया, कॉस्ट का तो अभी भी नहीं पता, और उस टाइम पर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्या थी उसका भी नहीं पता। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये सबसे अच्छी वर्किंग थी जो आपने शो करनी थी। अच्छा, अब क्या चीज आपके सामने नजर आ रही है यहां पर कि 18 का सरप्लस नजर आया, 12 का लॉस है, लाजमी बात है 2 इयर्स में तो सारे का सारा नहीं गया। 2 इयर्स का पता कहां से चला? लास्ट रिवैल्यूएशन 1 जुलाई 2021 और आज की रिवैल्यूएशन 1 जुलाई 2023। ओके। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या करना है, तो यहां पे मुझे पता चल गया कि भाई ये कुछ पोर्शन जाएगा प्रॉफिट और लॉस, और कुछ पोर्शन जाना है रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि कितना कितना, लेकिन ये एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं। फिर 1 जनवरी को सिर्फ, 1 जुलाई को सिर्फ इतना कुछ होना था, फिर आप पूरा साल कुछ भी नहीं हुआ, फिर आप पहुंच गए 30 जून 24। हाँ जी, यहां पर पहुंच के क्या करोगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू accumulated डेप्रिसिएशन, कौन सी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी? 99, लेकिन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है वो फिर से वही कैलकुलेट करनी है, मतलब उसके बगैर ये फिर नहीं आने वाला। फिर दूसरी चीज, आपने जैसे ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास रूल क्या था कि भाई अगर आपके एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो जिस दिन आप लोग अपने एसिड को डेप्रिशिएट करते हो उस दिन आप दो एंट्रीज रिकॉर्ड किया करोगे, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री और दूसरी रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स की एंट्री। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है हमें ये नहीं मालूम, तो ट्रांसफर क्या करना है वो कहां से पता चलेगा? ओके, बात एक ही चीज पे अटकी हुई है, और वो क्या? यूजफुल लाइफ। अब बारी आती है यूजफुल लाइफ, तो हम लोग भाई रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, और वो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होनी है? क्वेश्चन में जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, उसने आपसे कहा था फैक्ट्री बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना स्ट्रेट लाइन मेथड। बात बड़ी आसान हो गई, कैसे? अगर आप लोग अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करो, हमने जरा वर्किंग भी दिखानी है, तो यहां पर हम जरा वर्किंग शो कर लेते हैं। वर्किंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग इज इक्वल टू, ये वर्किंग वन। देखो भाई 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, ये तो उसने क्वेश्चन में बता दिया है ना, जो लास्ट इवैल्यूएशन से लेकर आज तक उसने टोटल कितना डेप्रिशिएट किया हुआ है? 9। कितने अरसे में? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है, राइट? तो डिवाइडेड बाय,
तो एक साल में कितना डेप्रिशिएट कर रहा है? 4.5 मिलियन डेप्रिशिएट कर रहा है हर साल। मेरी बात समझ आ गई है? अच्छा फिर से सुनो, अगर 4.5 मिलियन डेप्रिशिएट कर रहा है हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसने टोटल कितनी अमाउंट डेप्रिशिएट करनी है? तो 90 को किससे डिवाइड करता होगा कि उसके पास 4.5 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता हो? तो अब देखें, यूजफुल लाइफ is equal to 90 divided by 4.5 is equal to, अच्छा ये जो 20 ईयर्स है ये भी उसकी टोटल यूजफुल लाइफ नहीं है, ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट 1 जुलाई 2021, ओके, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रिवैल्यूएशन। गॉट इट? तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमने क्या यूज करनी है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू, हाँ जी, 20 - 2 इज इक्वल टू 18 ईयर्स। ऑल राइट, अब आप लोग ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर सकते हैं। जिन बच्चों से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुई थी, अब ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो सकती हैं। ट्राई करो जरा जल्दी से, वैल्यूज आइडेंटिफाई करें। अच्छा, अब पहली जो चीज आपने देखनी थी ना, आपने उस लॉस को देखना था कि हमारे पास रिमेनिंग लॉस कितना है। अब अगर हम बात करें ना रीवैल्यूएशन लॉस की, ये देखिए इधर आए, वर्किंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड है, रीवैल्यूएशन लॉस अनअमोर्टाइज्ड, वो जो रिमेनिंग होता है, कैसे? टोटल लॉस कितना था? हर यूजफुल लाइफ कितनी? कितने साल आपने ट्रांसफर किया होगा टोटल? तो रिमेनिंग कितना? 12 - 1.2 इज इक्वल टू 10.8। ये एट दैट टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन 10.8 का रिवैल्यूएशन लॉस आपके पास मौजूद है। अब यहां पे लिख दो रिवैल्यूएशन लॉस 8 वर्किंग टू बैलेंसिंग वैल्यू, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस। ऑल राइट, डेप्रिशिएट करेंगे तो ये एंट्री यहां पे लिख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली, 81 + 18 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, अब देखें 20 - 2 इज इक्वल टू, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस टोटल कितना? अब ये 18 नहीं करना, 7 पॉइंट डिवाइडेड बाय 18। अब देखिए जब उसने कहा ना वर्किंग, तो बड़ी बेहतरीन वर्किंग साथ साथ आ रही है। अदरवाइज जर्नल एंट्री की जो तीसरी लाइन है ना, वहां पर अपनी वर्किंग शो कर दिया करो, ये जो छोटी छोटी वर्किंग हो वो वहां पे शो कर दिया करो। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 0.4, और फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब क्योंकि ये हेडिंग थी, इसको जरा आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये है आपकी प्रेजेंटेशन। आई होप के आपको फैक्ट्री बिल्डिंग अच्छे से समझ आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, और अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो मींस बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, इवन कि आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं अगर आप लोग ये चीज इतने अच्छे तरीके से कर लेते हो तो। बात वही है, हर बच्चा मैरिज सर्टिफिकेट के लिए नहीं होता। आप अपनी कोशिशें जारी रखो, अल्लाह ताला की जात ने नवाजना है, आपकी किस्मत में हुआ तो जरूर मिल जाना है। लेकिन अपनी तरफ से अपनी मेहनत जरूर जारी रखो। मैरिज सर्टिफिकेट ना सही, पास कर लेते हैं पेपर, आगे तो जाकर बैठे ना।
तो उन हजारों लोगों से बेहतर होंगे जो बेचारे पेपर पास ही नहीं कर पाते। ओके जी। पॉइंट 2। Point 1, 1st November 2023, Kia replaced a significant part of its machines. चलो भाई 1st November 2023। हाँ भाई, कौन सा महीना होता है नवंबर? अच्छा, कैपिटलाइज करना है तो मशीन्स अकाउंट डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ 35। ऑलराइट। अच्छा, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो रही है तो मशीन ने क्रेडिट भी होना है, और अगर क्रेडिट होना है तो उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने डेबिट भी होना है। तो आप यहां पे लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी नहीं पता क्या वैल्यू है, लेकिन आएगा तो सही। अच्छा, साथ में अब ये वाली लाइन खाली छोड़ देनी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमें लॉस होने वाला है या गेन होने वाला है, तो जो भी होगा इधर उधर कर लेंगे उसको। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद यहां पे लिखोगे मशीन अकाउंट, और जो पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है अभी वो भी नहीं पता, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल राइट। अच्छा, फिर इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दी कैश और बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट की हम लोगों ने? 22 की। यहां पे 22 आ जाएगा, और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जानी है। हाँ जी, ये बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, अब जरा बात सुनो उसकी। उसने कहा है ओल्ड पार्ट वाज गिवन इन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, हमने रिकॉर्ड कर दी ऑन 1st November 2023। लेकिन बात क्या करता है वो कहता है दैट अकाउंट फॉर 30% ऑफ द मशीन्स, कि जो मशीन्स की टोटल वैल्यू थी ना उसका 30% जो पार्ट रिप्लेस करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट है। गॉट इट? अब क्या करना है देखो नेक्स्ट। कहते हैं दिस रिप्लेसमेंट एक्सटेंडेड द लाइफ 1 ईयर, तो हम लोगों को जरा रिमेनिंग जो उसको लाइफ भी देखनी पड़ेगी, उसमें +1 करके फिर फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर लेंगे। फिर ओरिजिनली द मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज, तो 75 million का 30%, ये जाएगा आपके पास मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 75 का 30%। अच्छा, ऑन एंड इट हैड accumulated depreciation दिस एज एट 30th June, ठीक है। अब देखो 75 का, ये क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था, तो वैल्यू क्या आ रही है 22 पॉइंट। देखो कॉस्ट तो यही रहे, accumulated depreciation, तो भाई accumulated depreciation का भी 30%, ऐसे ही है ना। लेकिन लेकिन अब यहां पे बेवकूफी ये नहीं करनी कि आप लोग 12.5 का 30% ले दो। भाई ये 12.5 कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, लेकिन कब है और आपने कब कैलकुलेट करना है इसको? अपने एसिड को पहले डेप्रिशिएट करो फॉर कितने 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स आप अपने इस एसिड को डेप्रिशिएट करो, और उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लेकर आओ, और फिर जाकर उसका 30% कैलकुलेट कर। मेरी बात समझ आई है आपको? अच्छा, फिर कैसे करेंगे ये वो देखें। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है हम लोगों ने? स्ट्रेट लाइन मेथड है। वाह, ये तो बड़ा इजी सा काम हो गया। फिर कैसे? एसिड परचेज कब किया? 1 जनवरी 2021, मतलब 21 में 6 मंथ के लिए डेप्रिशिएट हुआ। 21 में 6 मंथ, 22 कंप्लीट, 23 में जब आएगा तो सिर्फ 4 मंथ्स। ओके। अच्छा, अब देखो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड हो सकती है। कैसे करनी है? वर्किंग 3,
accumulated depreciation on एसिड कौन सा है? मशीन। कैसे? 75 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ 15, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, बात सुनिएगा। अब यहां पर देखें तो मुझे इससे पहले क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? उसने खुद ही बता दिया। तो जो उसने नहीं बताई मैं सिर्फ वो कैलकुलेट कर लेता हूं, ऐसे ही है ना? तो देखो उसने कितनी बताई, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 12.5 प्लस, अब ये जो 12.5 है ये कब तक के लिए है? ये 30 जून 2023। मैं एक्सचेंज कब कर रहा हूं? 1 नवंबर, कितने मंथ्स के बाद? 4/12। ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 14.17। ये टोटल accumulated depreciations of machines at 1st November 2023। Got it? तो अब मैंने ये देख लेना है कि भाई मेरे पास इसमें से डिस्पोजल की accumulated depreciation कितनी है। accumulated depreciation of disposal is equal to 14.17 multiplied by 30% is equal to 4.25। आई होप कि आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई होगी। वर्किंग में गए, यहां पे लिखा 4 पॉइंट, कहां से पता चला? वर्किंग 3 से। हाँ जी, किसी को कोई इशू? क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? सब बच्चों को बात क्लियर? अच्छा, यही 4.25 यूं भी तो कैलकुलेट हो सकता था, ये जरा सुनिएगा। 22.5, इसकी भी तो यूजफुल लाइफ 15 साल ही होगी ना, ये बताई हुई है जो, ऐसे ही है ना? एंड मल्टीप्लाइड बाय, देखें, अब अगर देखें डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्पोजल तक 2021 सारे का सारा 12 महीने कंप्लीट आ जाएंगे। 2022 12 मंथ्स आ गए। 2023 10 मंथ्स आ गए। तो टोटल कितने हो गए? 34। 34/12 इज इक्वल टू 4.25। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? कोई डाउट? तो मतलब जब हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड डिटरमिन कर ली थी, डेट ऑफ परचेज का पता है, डेट ऑफ डिस्पोजल का पता है, डेप्रिसिएशन मेथड का पता है, यूजफुल लाइफ का पता है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दो तो 4.25 आ गया आपके पास। और दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट? अच्छा, अब देखो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 39.25, जबकि ये 44.5। तो यहां पे आ जाएगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पॉइंट। अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये ब्रैकेट में जरा लिख लें और आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर जाओ, 30 जून 24, और एसिड को डेप्रिशिएट कर लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू accumulated डेप्रिसिएशन। जी, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करें और कैसे? कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, जरा बात सुन। वर्किंग फोर, देखो ये मेथड होता है कि जहां पर मुझे जरूरत पड़ रही है ना, वहां मैं वर्किंग जाके कर रहा हूं। अब कैसे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
ऑन मशीन। स्ट्रेट लाइन मेथड तो कॉस्ट ऑफ द एसिड, ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, कॉस्ट ऑफ द एसिड। फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए अलग से, और फिर आपके पास डिस्पोजल भी हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, आपके पास एडिशंस भी हो रही हैं। एम आई राइट? अच्छा, अब अगर आप चाहो, आप अपने बिल्कुल रिवायती तरीके के मुताबिक चलो। स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस कितना? ओपनिंग बैलेंस कितना? 75। बात सुनना जरा, 75। लेकिन इस 75 को डायरेक्टली फॉर द ईयर नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि जब आपने कैपिटलाइजेशन की है किसी पार्ट की, उस टाइम पर पूरे एसिड की लाइफ में चेंज आ गया है, तो आपको 1 नवंबर तक अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और उसके बाद अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मेरी बात समझ आई है? तो स्टार्ट में 1 जुलाई से 1 नवंबर तक तो 75 ने डेप्रिशिएट होना है। 75 डेप्रिशिएट हुआ फॉर 15 ईयर्स, फॉर 4/12, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई जी 1.67। आप 1 नवंबर तक पहुंच गए। अब आपने ये देखना है 1 नवंबर पर आपके एसिड्स की वैल्यू क्या है। 1 नवंबर पर आपके एसिड की वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है? 75 का 70% प्लस एडिशन ऑफ 35। आई होप कि आप मेरी बात पिक कर चुके हैं सब बच्चे, क्या कर चुके हैं ना? अच्छा, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, लाइफ में चेंज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अब यहां पर हमें फिर WDV ऑफ द एसिड नहीं ले लेनी चाहिए, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना। तो WDV ऑफ एन एसिड, तो WDV तो इजीली कैलकुलेट हो सकती थी। यहां पर अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हुई है, ये देखो 14.17। देखो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आ गया है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जा रही है, तो आप WDV लो ना, जो एसिड आपके पास पड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 माइनस 14.17 का 70%। ये मेरी बात समझ आ गई है आप लोगों को? मैंने सिर्फ कॉस्ट का रिमेनिंग पार्ट नहीं उठाया, मैंने WDV उठा लिया। ओके, और जैसे ही 70% लिया, तो वो मेरे पास डिस्पोजल माइनस हो चुका है, क्योंकि 30% डिस्पोजल था, और प्लस कर दिया इसमें 35, क्योंकि अब ये सारे एसिड फ्रॉम 1 नवंबर ही 30 जून तक जा रही हैं। गॉट इट? टाइम फ्रैक्शन जो लगानी होगी वो लगाऊंगा 8/12। अब बात आती है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है? 15 ईयर्स। अब आप ये देखो कि फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल कितनी लाइफ यूज हो चुकी है? टू द डेट ऑफ डिस्पोजल तो अभी हमने कैलकुलेट की नहीं है, 34 मंथ्स, 34 मंथ्स। अब यहां पर हमने देखना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, हाँ जी, टोटल कितने ईयर्स? 15। इनको मंथ्स में कन्वर्ट करें, तो टोटल मंथ्स यूज हो चुके, रिमेनिंग मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, 12 पॉइंट, ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, ईयर्स।
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ आ गई हो? यस सर। ओके, हो गई बात। ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैलकुलेट कर, और ये चली जाएगी इधर 12.17। क्लियर? क्लियर? चलो चलो, अब बताओ जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना कैलकुलेट करूं इधर? जी हाँ, +1 इज इक्वल टू 13.17। शाबाश। 1 साल का इंक्रीज है तो वो +1 कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 13.1। 4 पॉइंट, ये आपने सिर्फ ये वाली बताई है ना वैल्यू? गलत नहीं बताई इन्होंने? 3 पॉइंट। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 5.6। ये जाके आपने रिकॉर्ड कर 5.6 वर्किंग फॉर, यस। हाँ जी, और जहां पे आपने 13.17 लिखा था, इधर लिख लेना वर्किंग 5। जी, आई होप कि आप लोगों को मशीन्स की तमाम तर वर्किंग समझ आ गई। जी, अब क्या है हमारे पास? व्हीकल्स, एंड द पॉइंट इज 1 जनवरी 2024 KL सोल्ड व्हीकल फॉर ₹36। तो ये पैसे तो आ गए। एंड इनकर्ड अ डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ ₹2। तो मतलब 36 नहीं मिले, 34 मिले। नेट ऑफ करके लिख लेते हैं, सेल प्रोसीड्स को नेट ऑफ करके लिख लेते हैं 34। व्हीकल वॉज ओरिजिनली परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर ₹40 मिलियन। अब मतलब एंड पे डेप्रिसिएशन तो है नहीं, क्योंकि जित जो व्हीकल थी वो डिस्पोज होने जा रही है, ऐसा ही है ना? लेकिन 1 जनवरी तक तो डेप्रिशिएट होगी ना, ये बात, इस बात का ख्याल रखना है। 1 जनवरी तक उसको आपने डेप्रिशिएट करना है। अब डायरेक्ट डिस्पोजल की एंट्री ना डाल देना। अच्छा, यही काम आप यहां पर भी इस तरह कर सकते थे। मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ना मर्ज कर दिया नवंबर तक, और नवंबर से जून तक, ये दो एंट्रीज भी बन सकती थी। कि आप 1 नवंबर तक पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करवा लो, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ एसिड कर लो, फिर नेक्स्ट के 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो। 1.67 के लिए अलग से एंट्री रिकॉर्ड कर लो, और 3.93 के लिए अलग से एंट्री रिकॉर्ड कर लो। 1.67 के लिए 1 नवंबर को, और 3.93 के लिए 30 जून को। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, जब यहां पर जाएंगे तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, एक एंट्री ये आ जानी है। पहले तो एंट्री बनाओ ना कि भाई मैंने क्या डेबिट क्रेडिट करना है, किस अमाउंट से करना है, वो बाद में सोच लेते हैं। जी, इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने? डिस्पोजल की एंट्री। और वो क्या? बैंक अकाउंट को डेबिट करो या कैश अकाउंट। हाँ जी, कितनी अमाउंट से करें? कैसे आया था 34? 36 - 2, डेबिट करेंगे 34 से। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी। ये वाली लाइन छोड़ दो, क्योंकि हमें नहीं पता गेन है या लॉस है। और इस लाइन पे आके लिख लो व्हीकल अकाउंट।
कितना, कितनी कॉस्ट थी, ये 40 लिख लो। और अब व्हीकल पे जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो हमारे पास है एट द रेट ऑफ 15%। तो 1/1 इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। ओके, अब देखें इसकी वर्किंग। वर्किंग नंबर 6। अच्छा जी, किस दिन परचेज किया, 1 अप्रैल 2021। कॉस्ट 40, 30 जून 21, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट किया होगा, मल्टीप्लाइड बाय अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी अप्रैल मई जून 3/12, 1.5 माइनस किया 38.5 WDV जी, फिर 30 जून 22 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब क्योंकि ये पूरे साल के लिए है जी, 5.775 है तो 78 कर लें। हाँ जी, WDV 32.72। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का, 30 जून 23, 32.75 सॉरी 72 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 91 जी, द WDV 27.81। अच्छा, फिर 1 जनवरी 2024 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये है फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कैसे, 27.81 मल्टीप्लाइड बाय 2. ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए रिकॉर्ड करोगे। इसकी WDV क्या आ गई, 20.72। तो इसकी कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ एसिड माइनस WDV इज इक्वल टू 14.28। अब एक ये चीज आके लिखनी है, साथ में ये लिखनी है। तब मैंने रेफरेंस तो एक ही दे देना वर्किंग 6 का, तो यहां स्टैरिक से उसे पता चल जाएगा मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये वाला उठाया है। ओके, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14.28, 2.08, 2. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14.28। तो यहां पे आ गया प्रॉफिट और लॉस, क्रेडिट साइड पे आया तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ₹8.28। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अच्छा भाई, इसी के साथ ही आप लोगों का जो रिवीजन सेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। मेरी कोशिश थी कि मैं पास्ट पेपर्स की डिस्कशन के साथ साथ तमाम तर पॉइंट्स वगैरह को डिस्कस कर सकूं। तो जितने हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह थे, NPO था, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशो एनालिसिस वगैरह है, बोरिंग कॉस्ट हो गया,
IS 16 वगैरह हो गया, तो उससे रेलिवेंट हम लोगों ने तकरीबन अच्छी खासी प्रैक्टिस वगैरह कर ली है। अब आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि अपनी तमाम तरह टॉपिक्स वगैरह को अच्छे से रिवाइज करना है। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना बैठो, क्वेश्चन बहुत हैवी होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। किसी भी टॉपिक वगैरह से रेलिवेंट हैं, जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स उठाने हैं। और पास्ट पेपर मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपने कंप्लीट पास्ट पेपर, जब भी पास्ट पेपर उठाना है कंप्लीट पास्ट पेपर उठाओ और उसको सॉल्व कर दो। अब जैसे मैंने आप लोगों के साथ स्प्रिंग 25 और ऑटम 24 का पेपर डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों ने ये दो पेपर नहीं उठाने, क्योंकि इसकी तो हमारा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि 23 स्प्रिंग एंड ऑटम और साथ में 24 स्प्रिंग, ये तीन पेपर आप लोगों ने जरूर सॉल्व कर लेने हैं। तो जब तीन पेपर्स कंसेक्टिव सॉल्व करते हो ना, तो आपके अप्रोक्सीमेट 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको पास्ट पेपर्स करने का होता है कि आपका ना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो क्लियर हो जाता है। 2022 से लेकर 25 तक जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनके एमसीक्यू जरूर सॉल्व करने हैं आप लोगों ने, ताकि आपको ये पता चले कि आई कैप एमसीक्यूज किस तरह से पूछ रहा है। थ्योरी पोर्शंस जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह हैं, सिर्फ उसको आप क्वेश्चन पढ़ो, अपनी तरफ से माइंड में एक सोल्यूशन बनाओ कि मैं अगर लिखता तो मैं उसको इस तरह से लिखता, और कोशिश करें कि आप उसकी वो 2-3 लाइनें लिखें। उसके बाद जाके उसका सोल्यूशन के साथ मैच करें कि क्या मैंने लिखा हुआ है, क्या आई क्या आपने बताया है। जैसे ही 3-4 क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करोगे, तो एट द डेट ऑफ एग्जाम्स आप इस काबिल होंगे कि आप एक अच्छी सी उसके लिए स्टेटमेंट लिख सको। अभी आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। अभी आप लोग जहां से बिलोंग करते हो ना, तो इंग्लिश हमारी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इंग्लिश कोई हमारी मदर टंग नहीं है, मदर लैंग्वेज नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये उसी टाइम पे ओवरकम होगा जब आप उसकी स्टेटमेंट्स को बार बार पढ़ोगे कि आई कैप किस तरह से आंसर करता है। जब 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, फिर हमारे माइंड में आ जाएगा कि भाई अगर 2 मार्क्स के लिए अगर मैंने कोई स्टेटमेंट बतानी है, तो मैंने उसके लिए ये 2 से 3 लाइनें लिखनी है और उसमें मैंने ये रेलिवेंट पॉइंट्स बताने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, पेपर आसानी से पास हो सकता है। इवन कि आप लोग मेरिट सर्टिफिकेट के लिए ट्राई करें। जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो जरूर ये चांस अवेल किया करें कि वो मेरिट सर्टिफिकेट के लिए जाएं। लेकिन अब हर कोई एलिजिबल नहीं होता, आपको पता है कि आप इसके लिए नहीं जा सकते, तो आपने अपना सारा फोकस अपने तमाम सब्जेक्ट्स को पास करने पे करना है। सारे तमाम सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पैरेलल लेके चलने हैं, ताकि तमाम सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हों और इसी अटेम्प्ट में ही पास हों और आप लोग आगे मूव कर सकें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।